हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो नया पेपर पैटर्न आया है उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ क्लियर हो जाते तो बी श्योर आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर MCQs. I've just started with which schedule you will post them. Okay, the first one is interest which has a credit balance. इंटरेस्ट का अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो वो जाएगा शेड्यूल नंबर 13 विच इज़ इंटरेस्ट अर्नड। इंटरेस्ट जो है वो बैंक के लिए एक इनकम होता है और वो क्रेडिट बैलेंस दिया है इसलिए हमने शेड्यूल नंबर 13 में डाला है। अगर उसका डेबिट बैलेंस होता तो हमने उसको शेड्यूल नंबर 15 में डाला होता। बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसकी मोर बाइफिकेशन या मोर डिटेल जो है वो हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपको उसके बारे में लिंक चाहिए तो ऊपर आपको आई बटन क्लिक कर लीजिए, आप वहाँ पे चले जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि बैंक की अलग अलग जगह पे ब्रांचेस होती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक जो बैंक का ब्रांच है वो है सपोज़ पूना में और दूसरा जो ब्रांच है वो है मुंबई में। तो जो भी ब्रांच, इस ब्रांच का पैसा अगर इस ब्रांच के पास है तो वो हो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस। मतलब अपना जो पैसा है वो किसी और ब्रांच के पास है तभी उसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। और इस केस में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो इट विल गो टू शेड्यूल नंबर 11 विच इज़ अदर एसेट्स। वही ब्रांच एडजस्टमेंट का अगर क्रेडिट बैलेंस दिया रहता तो वो जाता था शेड्यूल नंबर 5 विच इज़ अदर लिएबिलिटीज़। ये बैलेंस उसका देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें कौन सा बैलेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट है अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब होता है बैंक ने तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है लेकिन सामने वाले इंसान ने अभी तक डिविडेंड क्लेम नहीं किया है। ये बैंक के सिर के ऊपर एक कर्जा होता है और क्रेडिट बैलेंस दिया है। याद रखिए 1 से 5 का जो शेड्यूल है बैंक्स का वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो 5 के ऊपर हमारी अदर लिएबिलिटीज़ है, सो इट विल गो टू शेड्यूल नंबर 5। अभी देखिए अगला जो दिया है वो क्या है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अब ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वैसे देखा जाए तो हमारा क्या कहता है, फर्स्ट व्यू में क्या कहेंगे कि ये हमारा खर्चा हो गया। स्टेशनरी नो डाउट हमारे लिए खर्चा है, लेकिन जब ये वर्ड स्टॉक आ जाता है इसका मतलब बैंक ने ढेर सारी स्टेशनरी खरीद के रखी हुई है जो उन्होंने अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ है। बैंक का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर बट एन एसेट। ये स्टॉक वर्ड पहले आ गया, इसके कारण ये जो स्टेशनरी है ये हमारी एसेट हो गई, लेकिन ये हमारी फिक्स एसेट नहीं है इसलिए ये चले जाएगा अदर एसेट्स में। अभी हमारा अदर एसेट्स कौन सा है, शेड्यूल नंबर 11। 10 जो है वो फिक्स एसेट का है, स्टेशनरी हमारी फिक्स एसेट नहीं है तो हमने उसको डाल दिया शेड्यूल नंबर 11 में। नेक्स्ट वी गो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट वर्ड को प्रेफरेंस दीजिए, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स द वेयर एंड टेयर इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट्स की जो ग्रेजुअल रिडक्शन होती है, परमानेंट रिडक्शन, या हमारी एसेट की वैल्यू कम होती जाती है, उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या दिया है, डेप्रिसिएशन, तो ये चले जाएगा शेड्यूल नंबर 16 में। अब शेड्यूल नंबर 16 क्या है हमारा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो हम लोग शेड्यूल नंबर 16 में डालते हैं। डेप्रिसिएशन बट ऑब्वियस इज अ नॉमिनल अकाउंट, हेंस इट गोज टू शेड्यूल नंबर 16। ये जो है 6, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है गोल्ड और गोल्ड का बैलेंस दिया हुआ है डेबिट। याद रखिए गोल्ड इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द बैंक। इन्वेस्टमेंट है इसलिए ये जाएगा शेड्यूल नंबर, इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल क्या है, शेड्यूल नंबर 8 विच इज इन्वेस्टमेंट। यूजुअली बैंक्स जो है वो गोल्ड बुलियंस वगैरह खरीदी करते हैं तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द बैंक्स। नेक्स्ट इज बिल फॉर कलेक्शन। अब देखिए बिल फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक डिपॉजिटर होगा जो बैंक में जिसका खाता है, जिसका अकाउंट है, वो बैंक को बोल देता है कि बैंक को कि आप हमारे लिए ये पैसा कलेक्ट करके दे दीजिए। तो बैंक जस्ट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी और वो पैसा कलेक्ट करके दे देता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि अगर एक डिपॉजिटर का पैसा बैंक कहीं से कलेक्ट करके डिपॉजिटर को वापस दे देता है तो बैंक इज नीदर रिसीविंग नॉट गिविंग एनीथिंग टू एनीवन. Hence, bill for collection does not affect the balance of the bank. It goes to schedule number 12. याद रखिए बिल ऑफ कलेक्शन की वैल्यू जो है वो दोनों जगह पे दी जाती है, डेबिट और क्रेडिट. या यूजुअली बिल फॉर कलेक्शन गोज टू स्केड्यूल नंबर 12 विच इज़ कंटिंजेंट लिएबिलिटीज. व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट लिएबिलिटी? इसका मतलब क्या होता है कि वो लिएबिलिटी जो किसी तो भी मतलब अनसर्टन है, जो लिएबिलिटी अनसर्टेन है उसे हम लोग कहते हैं कंटिंजेंट लिएबिलिटी. नेक्स्ट वी गो टू व्हाट इज गिवन टू अस एज सिल्वर. Silver, again, don't get confused with gold and silver. Gold is different and silver is different. Gold आता है तो वो इन्वेस्टमेंट में जाता है, लेकिन सिल्वर अगर आता है तो सिल्वर कहाँ जाएगा? स्केड्यूल नंबर 11. बताइए 11 क्या है? अदर एसेट. क्यों अदर एसेट में जाता है? क्योंकि ये परमानेंटली बैंक्स के पास नहीं रहता है. यूजुअली आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो बैंक्स की जो नोट्स है उसमें हम सिल्वर का फॉइल यूज़ करते हैं. यूजुअली आरबीआई वगैरह जो बैंक ये करेंसी निकलती है उसमें वो सिल्वर यूज़ किया जाता है, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन. बट सिल्वर गोज अंडर अदर एसेट्स बिकॉज ये बोला जाता है कि सिल्वर की वैल्यू यूजुअली नहीं चढ़ती है, ये इसलिए उसको सिल्वर को अदर एसेट्स में लिखा गया था. नेक्स्ट इज नॉन बैंकिंग एसेट्स एक्वायर्ड इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम. इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम और इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम. इसका मतलब क्या होता है कि बैंक अपने डिपॉजिटर्स की कोई तो भी एसेट क्या करती है? गिरवी करके रख लेती है, मॉर्टगेज करके रख लेती है, हाइपोथेकेट कर लेती है, प्लेज कर लेती है, सिक्योरिटी के तौर पे रख लेती है. और अगर डिपॉजिटर बैंक का पैसा नहीं दे पाता तो बैंक जो एसेट है वो जब्त कर लेती है और वो एसेट अभी बैंक की हो जाती है. लेकिन ये बैंक की एसेट नहीं है. बैंक ने उस अपना जो क्लेम है वो सेटिस्फाई करने के लिए, वो पूरा करने के लिए बैंक ने वो एसेट्स एक्वायर की थी. लेकिन यहाँ पे याद रखिए बैंक जो ऐसे एसेट्स एक्वायर करती है उसको बैंक को 7 साल के अंदर डिस्पोज ऑफ करना रहता है. मतलब ये जो एसेट्स बैंक ने किसी के पास से जब्त की है वो 7 साल के अंदर बैंक को कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती है. इसलिए ये बैंक के पास परमानेंटली तो नहीं है. दिस विल देयरफॉर गो टू स्केड्यूल नंबर 11 विच इज अदर एसेट. इवन दो बैंक फिक्स एसेट्स एक्वायर करती है लेकिन वो लिखी कहाँ जाएंगी? स्केड्यूल नंबर 11 के पास. क्योंकि ये 7 साल के अंदर बैंक को डिस्पोज ऑफ करनी रहती है. नेक्स्ट इज कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज. यूजुअली बैंक वर्क्स ऑन कमीशन बेसिस. बैंक अपना कमीशन लेती है तो ये जो कमीशन है ये बैंक के लिए एक इनकम हो गई, तो ये जाएगा स्केड्यूल नंबर 14 विच इज अदर इनकम. ओके, वाई वी आर पुटिंग इट अंडर अदर इनकम? क्योंकि हमारे पास पीएनएल के इनकम के सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, शेड्यूल नंबर 13 और शेड्यूल नंबर 14. 13 में सिर्फ इंटरेस्ट जाता है और 14 में बाकी का बचा हुआ इनकम्स जाते हैं. ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन विच इज़ बिल्स पेबल. अब बताइए बिल्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस दिया है. क्रेडिट बैलेंस दिया है इसका मतलब इसको हमको शेड्यूल नंबर 1 से 5 के बीच में डालना होगा. क्रेडिट बैलेंस है, पहला तो नहीं जाएगा क्योंकि पहला शेयर कैपिटल है, दूसरा रिजर्व्स है, तीसरा डिपॉजिट्स है, चौथा बोरोइंग्स है, पांचवा अदर लिएबिलिटीज़ है. सो आई पुट इट अंडर अदर लिएबिलिटीज़ और योर करंट लिएबिलिटीज़ विच इज शेड्यूल नंबर 5. ओके, नेक्स्ट इज शेयर्स. फट करके आंसर आता है शेयर्स गोज टू शेड्यूल नंबर 1, बट दैट इज अ रॉन्ग आंसर. शेयर्स का डेबिट बैलेंस दिया है, इसका मतलब 1 से 5 में हम उसको नहीं डाल सकते. अब बचा कौन सा? 6 से 11. 6 से 11 में मुझे शेयर्स डालना है तो 8 नंबर पे है मेरा शेड्यूल नंबर 8 इज इन्वेस्टमेंट. शेड्यूल नंबर 8 पे क्या है? इन्वेस्टमेंट. बैंक क्या करती है? किसी और के शेयर्स खरीदती है, उस केस में उसका शेयर्स का बैलेंस हो जाता है डेबिट बैलेंस. सो वे विल इट गो? इट विल गो टू शेड्यूल नंबर 8. नेक्स्ट इज बैलेंस विथ, हमने तो ऐसे ही नाम दे दिया है, कुबेर बैंक. अगर किसी बैंक का किसी और बैंक में पैसा है तो ये कहाँ जाएगा? इट विल गो टू बैलेंस विथ अदर बैंक्स विच इज योर शेड्यूल नंबर 7. देखिए डेबिट बैलेंस है
तो 1 से 5 के बीच में तो नहीं जाएगा, 6 से 11 के बीच में जाना था। बैलेंस विथ, अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आता है कि हमने 6 में क्यों नहीं डाला। 6 में तभी जाएगा जब वो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस विथ RBI होगा। ध्यान दीजिए, RBI का वर्ड अगर आता है तो ही वो 6 नंबर के शेड्यूल में जाएगा। इसके अलावा कोई और बैंक का नाम आता है तो वो जाएगा शेड्यूल नंबर 7 में। ओके, नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट। अब देखिए, कैश क्रेडिट दिया और उसका बैलेंस दिया है 6 CR। अब ये CR बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है। अब एक CR अकाउंट, अब ये कैश क्रेडिट क्या हो गया, एक तरीके का अकाउंट हो गया, एक तरीके का डिपॉजिट हो गया। सो इट विल गो टू डिपॉजिट्स विच इज शेड्यूल नंबर 3। नेक्स्ट इज लॉकर रेंट। रेंट बोला तो आपको लगता है कि ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, लेकिन नहीं। CR बैलेंस दिया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारी इनकम हो गई। हमारी इनकम है मतलब 13, 14, 13 सिर्फ इंटरेस्ट के लिए रिजर्व है, बचा 14। सो इट विल गो टू शेड्यूल नंबर 14 विच इज अदर इनकम्स। एक चीज़ के पास ध्यान दीजिए, आपको हर एक शेड्यूल में क्या जाता है और क्यों जाता है ये समझ में आना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको उसके बारे में ज़रा भी डाउट है तो प्लीज़ रेफर टू आवर अर्लियर वीडियोज़, द लिंक विल बी गिवन टू यू इन बिटवीन। तो वो देख के आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। बड़ा सम आ जाए तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर MCQs आती है तो भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको MCQs ऑन द रेस्ट पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग पोर्शन पे चाहिए तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू पुट अ वीडियो ऑन इट। Bye and all the best.